हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे बीडब्ल्यू के लेक्चर्स में। एंड आई होप आपका जो पहले वाला फेजर अलजेब्रा वाला कंसेप्ट है वो काफी क्लियर हो गया है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये तीन पार्ट से वाकिफ हो चुके हो। इफ आपको ये सारी चीजें न्यू लग रही है तो मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आप प्लीज पहले जाके वो सारे वीडियोस चेकआउट कर लीजिए, देन ये वीडियो पर आइए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। ज्यादा मिनट का नहीं है दोस्तों, आप देखते जाओगे आपका टाइम भी निकल जाएगा, वीडियो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, आपके पास नॉलेज भी आ जाएगा। सो इट्स बेटर कि इधर आने से पहले लेट्स डू दैट वर्क फर्स्ट। एंड आज जो हम ये लेक्चर में करने वाले हैं ना दोस्तों, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वो टॉपिक का नाम है फंडामेंटल एसी सर्किट्स। फंडामेंटल एसी सर्किट्स में हमें क्या देखना है? एक सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है, एक सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस लगा है, एंड एक सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस लगा है। इंडक्टेंस क्यों होता है दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं। इंडक्टेंस होता है कॉइल की वजह से। अगर मेरे सर्किट में कहीं सोलेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर है, कॉइल है, तो एक ऑटोमेटिक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब करंट उसमें से पास होता है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड किसको लिंक कर देता है? ऑटोमेटिक ईएमएफ को लिंक कर देता है। कैपेसिटेंस क्या होता है दोस्तों? कैपेसिटेंस इज नथिंग बट यूज टू स्टोर द एनर्जी। लाइक अपना करंट वगैरह का एनर्जी स्टोर करने के लिए हमें क्या यूज होता है? दैट इज कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे हम ये तीन सर्किट आज ब्रॉडली देखने वाले हैं। तीनों सर्किट में हमें क्या करना होगा दोस्तों? मेन चीजों पर फोकस करना होगा। वो चीजें कौन सी है? दैट इज जब इंडक्टेंस लगता है तो वोल्टेज कितना रहेगा, करंट कितना रहेगा। जब रेजिस्टेंस लगता है तब वोल्टेज और करंट कितना रहेगा। फेजर डायग्राम किस तरह आएगा। इंडक्टर्स का वैल्यू कितना रहेगा। एक न्यू टर्म पढ़ेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये सारी चीजें हम आज के टॉपिक में कवर करने वाले। इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल रहेगा। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम सीरीज वाला कॉम्बिनेशन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस। जब मेरे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा रहेगा तो मेरा एसी किस तरह बिहेव करेगा। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे सर्किट की जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस किस तरह दिखेगा अगर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है? तो वो सर्किट कुछ इस तरह रहेगा। एंड यहाँ पे एक आपका वोल्टेज सोर्स रहेगा, ऑल्टरनेटिंग है, इसके लिए इस तरह ये आपका वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज का वैल्यू क्या रहता है दोस्तों? कभी भी इस फॉर्म में रहेगा तो V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब ये वोल्टेज का हो गया। अब वोल्टेज का होने के बाद आपका करंट किस तरह हो जाएगा दोस्तों? करंट का वैल्यू किस तरह आ जाएगा? करंट किस तरह आ जाएगा? I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कभी भी अगर मैं वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाऊं जब सिर्फ रेजिस्टेंस लगा रहे, जब सिर्फ क्या लगा रहे दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा रहे, तो दोनों ना इन फेज रहते। भले मैंने वोल्टेज ज्यादा दिया है लेकिन जो करंट का वैल्यू रहता है ना दोस्तों वो थोड़ा सा कम ही फ्लो करता है एज कम्पेयर टू वोल्टेज। अब आप लोग सोच रहे होगे ऐसा क्यों? क्योंकि तभी तो ये रेजिस्टेंस वर्ड आया है। रेजिस्टेंस यानी कि क्या? रुकावट। अब ये रेजिस्टेंस रुकावट कौन दे रहा है? ये यहाँ पे जो रेजिस्टर लगा हुआ है ना यहाँ पे, इसकी वजह से हमें रुकावट फील हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ये जो मेरा V है इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारा I का एम्पलीट्यूड। एंड सिमिलरली मेरा पावर भी रहेगा, बट पावर कैसा रहेगा? ये प्रोडक्ट रहता है ना V इंटू आई। पावर कैसे निकालते दोस्तों हम लोग? V मल्टीप्लाइड बाय I। ये कैपिटल V I मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हमें यहाँ पे कैपिटल कंसिडर करना पड़ेगा। और कैपिटल V किस तरह मिलता है दोस्तों हमें? VM बाय रूट टू। I किस तरह मिलता है? IM बाय रूट टू। अब फेज एंगल, अब फेज एंगल आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? आपको ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि यहाँ पे पहले वोल्टेज शुरू हो रहा है फिर करंट शुरू हो रहा है? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो फेज एंगल है फाई दैट इज इक्वल टू 0 है ना। फेज एंगल है ही नहीं, यहाँ पे दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। दैट पॉइंट इज नथिंग बट हमारा ओरिजिन। V I और P मैंने इसी से दिखाया है। यहाँ पे थीटा ले लो या फिर ओमेगा टी ले लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा फेज एंगल है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि दोनों एक साथ शुरू हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले करंट शुरू हो रहा है तो पहले वोल्टेज शुरू हो रहा है। तो अगर ये दोनों एक साथ शुरू हो रहे हैं तो इनका फेजर डायग्राम कैसे बन जाएगा दोस्तों? वोल्टेज ज्यादा है इसके लिए वोल्टेज ज्यादा दिखा दिया मैंने यहाँ पे, और फिर करंट थोड़ा सा छोटा दिखाऊंगी। क्यों छोटा दिखाऊंगी दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक रूल है ना कि हम लोग स्केलिंग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? स्केलिंग। वोल्टेज यहाँ पे V कैसे आता है दोस्तों? बाय VM बाय रूट टू। I कैसे आता है? IM बाय रूट टू। तो जो आंसर आता है हमें उसको स्केल करके ड्रॉ करना रहता है बुक में।
जैसे कि आपका आ गया 24 वोल्टेज, बट आप 24 तो बना नहीं पाओगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 वोल्टेज, ऐसे स्केल लिख दोगे। तो आपको कितने सेंटीमीटर की लाइन बनानी होगी, 8 सेंटीमीटर की आपको लाइन बनानी होगी जो वोल्टेज को दर्शाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये स्केलिंग समझ गया होगा। स्केलिंग हमेशा इस तरह की जाती है, वैसे करंट की भी स्केलिंग की जाती है। अब यहाँ पे 5 0 हो गया, तो आपका जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, cos 5 से, है ना दोस्तों। तो cos 5 यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, cos 0, एंड cos 0 इज नथिंग बट 1, 1 मतलब यूनिटी, 1 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यूनिटी हो जाएगा। अब ये चीजें आपको ऐसे की वैसे याद रखनी है। इम्पिडेंस, इम्पिडेंस यानी कि रुकावट। अब रुकावट तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डाल रहा है, तभी तो उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। इसके लिए यहाँ पे इम्पिडेंस क्या होता है, रेशियो होता है वोल्टेज अपॉन करंट, बट हमें पता है वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो और किसको इक्वल रहता है, आर। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा इम्पिडेंस रुकावट है वो किसको इक्वल है दोस्तों, यहाँ पे आर को इक्वल है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, बस आपको क्या करना है, ये सब एकदम माइंड में अपने सेट करके रखना है, ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। ये ऐसे का ऐसे आप याद करके रख सकते हो। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 10 वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, ठीक है। एंड यहाँ पे पावर कितना कंज्यूम होगा, वोल्टेज इनटू करंट के जितना पावर कंज्यूम करेगा हमारा रेजिस्टेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको ज्यादा इधर उधर पेज पलटने की जरूरत ना पड़े, एक ही स्क्रीन में आपको सारे वैल्यूज मिल जाए। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर अनदर सर्किट, जो हमारा अनदर टाइप है, एंड दैट इज एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस, राइट। तो फटाफट चलो हम उसके भी वैल्यूज कुछ इस तरह लिख लें। ओके, इंडक्टेंस ओनली, यानी कि इंडक्टेंस का फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट है दोस्तों हेनरी। जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम था, यहाँ पे हम लिख देते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट इज ओम। वैसे यहाँ पे हमारा इंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाता है, हेनरी। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है। इंडक्टेंस दिखता किस तरह है, वो एक सर्किट में ऐसे कॉइल होती है, एंड वहां पे एक वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड रहता है। फिर इंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों, एक ईएमएफ जनरेट करता है, और वो ईएमएफ जनरेट होने की वजह से क्या होता है, उसकी वैल्यू वोल्टेज को ही इक्वल होती है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्या बोला मैंने दोस्तों, वोल्टेज जनरेट करता है, एंड वो किसको इक्वल होता है, वोल्टेज को इक्वल होता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ना फेज डिफरेंस आ जाता है दोस्तों, कि किसका डिफरेंस आ जाता है, फेज डिफरेंस आ जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फाई नहीं दिखाएंगे, जहां फेज डिफरेंस आ रहा है वहां पे हम फेज डिफरेंस वाला एंगल दिखाएंगे। तो वो किस तरह होता है दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो देखो, मान लेते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो शुरू हो रहा है 0 से, ओरिजिन से, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज हो गया। लेकिन जो हमारा करंट है ना दोस्तों, वो कहाँ से शुरू होता है पता है, ये 0 है। ठीक है, ये यहाँ पे अगर मैं कंसिडर कर लेती हूँ हमारा पाई, तो हमारा π/2 समवॉट यहाँ आ जाएगा, राइट। तो π/2 से हमारा ये करंट शुरू होता है, और वो थोड़ा छोटा रहता है एज कम्पेयर टू वोल्टेज। ये फिर भी मैंने बड़ा बना दिया यहाँ पे, ये ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज हो गया इंडक्टिव सर्किट का। करंट थोड़ा छोटा रहेगा, कम फ्लो करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि रुकावट आ रही है, और वो थोड़ा फेज एंगल के साथ ये करेगा, तो वो बाद में शुरू होता है। पहले वोल्टेज शुरू हो जाता है, करंट थोड़ा बाद में शुरू होता है, इसके लिए वहां पे ना फेज डिफरेंस आ जाता है ऑफ -π/2, क्योंकि ये लैग कर रहा है। क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, करंट बाद में शुरू हो रहा है। इसकी वजह से हमारा जो फेजर अलजेब्रा वाला जो डायग्राम होता है, ये आपका V हो गया, लेकिन आपका करंट π/2 से कम रहेगा। ये आपका फेज एंगल हो गया। क्या होता है दोस्तों, हमारा करंट π/2 से थोड़ा कम फ्लो करता है, तो आपका जो पावर होगा, पावर का जो वैल्यू आने वाला है वो किस तरह आता है दोस्तों, कुछ इस तरह रहेगा आपका पावर का वैल्यू। ऐसे पावर का ऐसा डायग्राम जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका पावर का डायग्राम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जितना प्लस है उतना माइनस भी है, तो आपका यहाँ पे टोटल पावर कंज्यूम्ड 0 हो जाता है। तो इंडक्टेंस में थोड़ा भी पावर कंज्यूम नहीं होता। यहाँ पे आपको फेज एंगल कितना आ गया दोस्तों, -π/2, राइट। यहाँ पे फेज क्या हो रहा है, -π/2, तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, इन इंडक्टेंस, इंडक्टिव सर्किट बोल सकते हो, करंट लैग्स वोल्टेज
बाय पाई बाई 2, है ना। लैगिंग सर्किट हो जाता है हमारा इंडक्टेंस जब इंडक्टेंस प्रेजेंट रहता है। इसके लिए हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, पावर फैक्टर cos phi, that is cos pi by 2 and that is cos pi by 2 यानी cos 90, that is equal to 0। तो हमारा इधर पावर फैक्टर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इम्पिडेंस की। इम्पिडेंस को ये किसको इक्वल होता है, हमारा वोल्टेज अपॉन करंट। बट यहाँ पे दोस्तों एक चीज याद रखना, आपका जो इम्पिडेंस है ना, जब इंडक्टेंस में रहता है तब वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ओमेगा एल। इसकी वजह से जो आपका इंपेडेंस का वैल्यू आएगा ना, दैट विल बी समवॉट इक्वल टू Z इक्वल टू ओमेगा एल ओहम, ठीक है। बट हम इधर इंपेडेंस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या नहीं बोलेंगे, इंपेडेंस नहीं बोलेंगे। तो बोलेंगे क्या, तो हम ये ऑपोजिशन, इंपेडेंस यानी कि ऑपोजिशन, तो हम ये इंपेडेंस को बुलाएंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बुलाएंगे दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों हम XL से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, XL, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल ओम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड thus वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, इधर सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे करंट थोड़ा लैग कर रहा है आपका V कॉमा I कॉमा P, है ना। एंड ये थीटा, ये एक्स एक्सिस पे थीटा है, दैट इज ओमेगा टी। सो आप इसको अपना नोट्स में बना के ले लो, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। बार बार यहाँ वहां करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज आपकी स्क्रीन के सामने बोर्ड पर है दोस्तों। दैट इज वोल्टेज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। करंट कितना आ रहा है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। पावर कितना है, पावर कंज्यूम्ड इज 0। इंडक्टिव सर्किट लैग कर रहा है बाय पाई बाई 2। फेज एंगल इज माइनस पाई बाई 2। पावर फैक्टर इज कॉस पाई बाई 2 0 एंड thus यू कैन गेट दोस वैल्यूज, ठीक है। ये जो वैल्यू है इम्पिडेंस का, ये यहाँ पे इक्वल होता है ओमेगा एल को। एंड ओमेगा एल और एल्स आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा को 2 पाई एफ एल ओहम, ठीक है। तो ये हो गया पूरा इंडक्टेंस के बारे में। अब जाते हैं हमारा जो थर्ड एंड लास्ट सर्किट है जो ये टॉपिक का, दैट इज विद प्योर कैपेसिटेंस ओनली। एंड वो जो कैपेसिटेंस वाला सर्किट है दैट इज ऑन योर स्क्रीन। सर्किट ऑब्वियसली हमें बनाना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स मेक इट। कैपेसिटेंस को हम ऐसे दिखाते हैं एंड यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स साइन ओमेगा टी। अब कैपेसिटेंस क्या करता है, जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, लाइक जितनी भी करंट मेरे सर्किट में फ्लो हो रही है उसको वो कलेक्ट करता है, उसको वो जमा करके रखता है। तो आपको तो वो इक्वेशन पता ही होगा, लाइक आई इक्वल टू सी डी क्यू डी वी बाई डी टी, समवॉट लाइक दैट। तो यही इक्वेशन से डिराइव होके हमें सब कुछ मिला है, हम वो फटाफट यहाँ लिख देते हैं। सिंपल, वोल्टेज तो V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, बट यहाँ पे जो आपका करंट है दैट इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या है दोस्तों इधर, प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे कितना था आपका, माइनस पाई बाई 2 था जो इंडक्टेंस में था, यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 है। यानी कि अगर वोल्टेज ओरिजिन से शुरू हो रहा है, अगर वोल्टेज का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, तो मुझे जो करंट मिलेगा दैट विल स्टार्ट पहले ही। सी इफ द वोल्टेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर, थोड़ा हाइट में बना देते हैं, तो जो करंट है वो थोड़ा पहले से ही शुरू हो जाएगा। क्या बोला मैंने दोस्तों, जो करंट है वो थोड़ा सा पहले से ही शुरू हो जाएगा, समवॉट लाइक दैट, ठीक है। एक मिनट अच्छे से बना लेते हैं हम लोग। सो इट विल गो लाइक like this, yeah. So this is your voltage, this is your current V I, और आपका जो पावर है वो किस तरह आ जाएगा दोस्तों, that power will be somewhat like this, ऐसे आपका पावर आ जाएगा, ठीक है। तो ये खिचड़ी हो गया, आई नो दैट, बट इट्स लाइक अंडरस्टैंडेबल ना। तो हम पावर को थोड़ा कलर से बना देते हैं। तो जितना पॉजिटिव साइकिल है उतना नेगेटिव साइकिल भी है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो पावर होने वाला है यहाँ वो 0 होने वाला है, क्योंकि कैपेसिटेंस पावर को कलेक्ट नहीं करता, दैट जस्ट डिसिपेट्स ऑल द पावर, ठीक है। यहाँ पे फाई कितना आया दोस्तों, आपका फेज एंगल दैट इज पाई बाई 2। तो आपका पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, कॉस फाई दैट इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 कितना हो जाता है आपका 0, ओके। अब हमारा ये वाला पार्ट तो हो चुका है। अब यहाँ पे हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर मैं वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो मेरा करंट लीड करेगा एंड दैट इज बाय
पाई इक्वल टू पाई बाई 2. ठीक है, सो हियर वी कैन से दैट इन कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2. ठीक है, अब इम्पिडेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो इम्पिडेंस क्या होता है V बाय आई, बट यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया जाता है 1/ओमेगा c से. तो इसके लिए मेरा जो इम्पिडेंस का वैल्यू दैट इज 1/ओमेगा c. रेजिस्टेंस इंडक्टेंस में क्या था ओमेगा L, यहाँ पे क्या है ओमेगा c. तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ये अपॉन में रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है, एंड यहाँ पे अगेन जैसे पहले वाले में हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस देखा, वैसे यहाँ पे आ जाता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस. XC को बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू 1/ओमेगा c, दैट इज 1/2 पाई f इंटू c. ठीक है, और c का यूनिट क्या है दोस्तों, फैराड. c को हमेशा फैराड में मेजर करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो हमें याद रखनी है. इंडक्टेंस का एक बार देख लो आप सब, ये कुछ इस तरह रहता है सारी चीजें. यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू आपका पावर एंड अदर थिंग, इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. इंपॉर्टेंट चीज है कि कैपेसिटेंस में लीड करता है, इंडक्टेंस में लैग करता है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जहां पे आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि कौन सी चीजों के साथ किस तरह आप प्रोसीड करोगे. ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये सब क्लियर हो गया हो. एंड अभी चलते हैं हम हमारे न्यूमेरिकल की तरफ. न्यूमेरिकल काफी सिंपल है दोस्तों, जहां पे आपको डायरेक्ट वैल्यूज दी रहती है, आपको डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना रहता है, एंड दैट्स इट. लेट अस मूव फास्ट. So here is the first numerical. A 318 microfarad capacitor is connected across a 230 volt 50 hertz system. तो यहाँ पे given क्या क्या है, आपको कैपेसिटर का वैल्यू दिया गया है 380 माइक्रोफेराड, आपको वोल्टेज का वैल्यू दिया गया है 230 वोल्ट, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है दैट इज 50 हर्ट्ज. आपको निकालना क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि आपको XC निकालना है. कैपेसिटिव रिएक्टेंस पता है दोस्तों, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब हम लोग कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, तो उसको सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं, एंड फिर एग्जाम में जाके अरे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है कि इसका मीनिंग ही नहीं पता होता, ये वर्ड को डिनोट किससे करते वही नहीं पता होता. इसलिए आपको मैंने बोला ना, वो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बुक बना के रखो, दैट इज द बेस्ट वे जिससे आप कर सकते हो. देखो हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है, बट द थिंग इज, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का डायलॉग है ना, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बट नजरिए की है बात कि आप उसको किस तरह देख रहे हो. तो उस हिसाब से देखो एंड उसको जितना हो सके उतना सॉल्व कर दो. क्योंकि दोस्त आपने इतने बड़े दुनिया में जब जन्म लिया है, तो कुछ भी चीज आपके लिए हार्ड होनी ही नहीं चाहिए, राइट. तो इसके लिए सारी चीजें इजी होती है, बस फर्क इतना होता है कि हम ना कोशिश नहीं करते हैं. अगर आपको नहीं समझ रहा, मतलब आप ये समझो कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो. अरे ऐसी कौन सी कोशिश नहीं है जहाँ पे आपको कुछ नहीं समझे. तो हमेशा ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रखो कि जितना हो सके उतना एफर्ट्स डालो, क्योंकि ये एफर्ट्स कहीं वेस्ट नहीं होने वाले. दिस वर्ल्ड इज लाइक अ बूमरैंग, whatever you put into the world is that what you receive. so बेस्ट चीज डालोगे तो आपको बेस्ट चीजें ही मिलेंगी. मेहनत करोगे तो मेहनत वाले रिजल्ट्स मिलेंगे. मेहनत वाले रिजल्ट्स तो आपको पता है कितने टॉप क्लास होते हैं, राइट. ओके, सो मोटिवेशन सेशन खत्म करते हैं, लेट्स फोकस हियर. तो यहाँ पे आपको XC निकालना है, देन आपको RMS वैल्यू निकालना है करंट का, यानी कि आपको IM निकालना है. RMS वैल्यू इज नॉट IM, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू. RMS वैल्यू इज सिंपल I, है ना. एंड देन आपको क्या निकालना है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ V एंड I. V एंड I का आपको इक्वेशन निकालना है. ठीक है, आपको अगर V का इक्वेशन निकालना है तो आपको RMS वैल्यू, क्या दोस्तों, आपको RMS वैल्यू किसका चाहिए रहेगा, इसके साथ VM भी चाहिए रहेगा. सो दिस इज योर IM एंड VM. सॉरी, IM और VM दोनों आपके RMS वैल्यू होते हैं जो आपको लगने वाले हैं आपके इक्वेशन के कैलकुलेशंस के लिए. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. इसको प्रोसीड कैसे करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास C का वैल्यू है, सबसे पहले इसको फेराड में कर दो. माइक्रो मतलब 10⁶ फेराड. ठीक है, यहाँ पे आपको वोल्टेज दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप XC निकाल लो. XC का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई f इंटू C, है ना. पहले हमने देखा तो 1/2 इंटू पाई इंटू f कितना दिया, फ्रीक्वेंसी 50 इंटू 318 इंटू 10⁻⁻⁶. फटाफट कैल्सी निकाल के इसकी वैल्यू निकाल लो. इसकी वैल्यू आ जाती है कैल्सी में कुछ राउंड ऑफ करके 10 ohms. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड चीज जो आपको निकालनी है दैट इज RMS वैल्यू. तो सबसे पहले I निकाल लेते हैं. I कैसे मिलेगा दोस्तों,
सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका जो v अपॉन आई होता है दैट इज इक्वल टू समवॉट योर z। अभी z यहाँ पे किसको इक्वल हो जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन ओमेगा c, एंड ओमेगा c इज नथिंग बट xc, है ना। v अपॉन आई z को इक्वल है, z किसको इक्वल है, 1 अपॉन ओमेगा c, 1 अपॉन ओमेगा c इज नथिंग बट xc, तो यानी कि v अपॉन आई किसको इक्वल है, xc को इक्वल है ना, इन शॉर्ट। नाउ नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ये सारी चीजें मैं इरेज कर देती हूँ, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कुछ, दैट इज v अपॉन आई इक्वल टू xc। आपको क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ से करंट निकालना है ना। तो I कितना आ जाएगा आपका, V कितना है आपको 230 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 23 एम्पियर्स। सो दिस इज योर करंट आ गया है आपका I दोस्तों 23 एम्पियर्स। अब आप इससे IM निकाल सकते हो, दैट इज I इंटू √2, है ना। इससे आप IM निकाल सकते हो, IM क्या हो जाएगा, I इंटू √2, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ आ जाएगा 32.53 एम्पियर्स। यहाँ पे आपको मिल गया है आपका IM। अब आप VM निकाल सकते हो अपना, यस VM इज √2 इंटू V, √2 इंटू 230। जब आप इसको कैल्सी में पुट करके सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 325.27 वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके IM भी आ गए, आपका VM भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, लास्ट चीज जो है यहाँ पे इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन तो काफी सिंपल हो जाता है। इक्वेशन कैसे आ जाएगा, छोटा v इक्वल टू VM कितना है, VM साइन ओमेगा t, है ना, एंड ये I इक्वल टू IM साइन ओमेगा t। अब दोस्तों ये कौन सा सर्किट है, कैपेसिटेंस वाला सर्किट है। कैपेसिटेंस में हमेशा एक चीज याद रखना कि जो आपका ये है करंट वो लीड करेगा बाय पाई बाय 2, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कब आपको लीडिंग लगाना है, कब आपको लैगिंग लगाना है। ओमेगा की वैल्यू तो हमने निकाली ही नहीं, ओमेगा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई f। जब आप 2 इंटू पाई इंटू 50 करोगे तो ये कुछ आ जाएगा 314 पॉइंट समथिंग रहेगा, बट हम 314 ही लेके चलते हैं, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे पुट कर दे, v इक्वल टू VM मिल चुका, यस। आपको अपने आप समझ जाएगा कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। एंड I कितना हो जाएगा, IM कितना है आपके पास 32.53 साइन ओमेगा इज 314t प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका V का इक्वेशन और ये वाला आ गया आपका I का इक्वेशन। तो ये फटाक से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक कैपेसिटर दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 318 माइक्रोफेराड, एक 230 वोल्ट पे और 50 हर्ट्ज पे कनेक्टेड है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, गिवन डेटा, ऐसे आप भी लिख लेना। फिर आपको क्या निकालना है, टू फाइंड। फिर आपको जब पता चला V और ये इसके लिए VM भी लगेगा तो वो भी लिख लिया। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज हम लोग ने निकाल लिया, फिर हमने ओमेगा निकाल लिया, फिर हमने ये V बाय आई इक्वल टू XC होता है, ये हमें पता चला कैसे होता है, मैंने करके दिखाया, होप आपने वो नोट डाउन किया होगा। देन उसके बाद हमने VM इक्वल टू √2 इंटू पाई लिखा, देन इसको सॉल्व किया, देन हमने फाइनल इक्वेशंस बना दिए यहाँ पे, है ना। तो ये रहे हमारे दोनों इक्वेशन। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए इसकी, ताकि ये वाला पार्ट कंप्लीटली डन हो जाए। देन हम प्रोसीड करेंगे हमारे अनदर पार्ट पे, दैट इज बेस्ड ऑन सीरीज सर्किट, जहाँ पे हम अलग अलग लाइक RL, RC, CL ऐसे कॉम्बिनेशन लेने वाले। So let us move to our last question for the day, and that is a 10 micro Henry. I guess this is called as millimeter, हाँ millihenry, whatever you can say. Just comment करो दोस्तों इसको क्या कहते हैं। Inductor has a current of I equal to 5 cos 2000 t amperes. Obtain the voltage across it. आपको क्या निकालना है दोस्तों, वोल्टेज कितना रहने वाला है। सिंपल, काफी सिंपल। लेट्स प्रोसीड। L का वैल्यू दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ H, है ना। देन आपको करंट का वैल्यू दिया हुआ है, बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है दोस्तों, नहीं, ये कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है, एंड दैट इज 2000 t। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं, कॉस हट के क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, एंड आपके ये 2000 t में ऐड हो जाएगा कुछ
प्लस पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चीज जो है वो ऐड हो चुकी है, हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों 2000, आई एम का वैल्यू कितना आ रहा है 5, तो आपका आई का वैल्यू कितना होने वाला है दोस्तों, दैट इज गिवन बाय आई एम बाय √2 पाई बाय √2 कितना हो जाता है दोस्तों, कैल्सी में करके देखते हैं एक बार। जब आप कैल्सी में करोगे तो ये कुछ आंसर आ जाएगा 3.54 एम्पियर्स, या परफेक्ट 3.54 एम्पियर्स। तो ये आ गया। अभी आपको क्या निकालना है दोस्तों, वोल्टेज निकालना है। अभी हमें वोल्टेज तो V अपॉन आई इक्वल टू एक्सएल, क्यों, क्योंकि इंडक्टर है और इंडक्टर में तो यही कंसेप्ट से मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास V का वैल्यू निकालना है, यानी कि I इंटू एक्सएल, I इंटू एक्सएल का वैल्यू क्या किसको इक्वल है, ओमेगा एल को। I कितना मिल गया आपको 3.54 इंटू ओमेगा है आपके पास यस 2000, एंड L का वैल्यू कितना है दोस्तों 10 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हो गया, आपके सारे वैल्यूज आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर आ जाएगा 70.8 वोल्ट्स, ये आपका वोल्टेज का वैल्यू हो गया। काफी सिंपल था, एक चीज दी हुई थी उससे आपने सारी की सारी चीजें निकाल दी हैं। अगर इनकेस आपको बोला कि अगर t इक्वल टू 10 सेकेंड है और आप आपका वोल्टेज निकालो, तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों, सिंपल है। सी, ये आपका वोल्टेज आ गया, तो आप इससे पहले Vm निकाल लो। Vm कैसे मिलेगा, V इंटू √2 है ना। तो यहाँ पे Vm के लिए V इंटू √2 करेंगे तो 70.8 इंटू √2 कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका जब इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन किस तरह बनेगा, V इक्वल टू Vm कितना है 70.8 इंटू √2 साइन ओमेगा कितना है 2000 इंटू टी कितना बोला है दोस्तों आपको 10 सेकेंड्स बोला गया है, तो यहाँ पे इंटू 10, और सिंस ये रेडियन में तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर लोगे आप दोस्तों 180 बाय पाई से, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको V का वैल्यू मिल जाएगा एट t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो कभी भी टाइम भी आया ना तो आपको डरना नहीं है, आपको टाइम को बस पुट करने आना चाहिए, किस तरह इसमें आप पुट करके इसका वैल्यू का कैलकुलेशन वहां पे इजीली कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, ये वाले टॉपिक में नॉट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस, अगर रेजिस्टेंस है तो Z किसको इक्वल है, इंपेडेंस किसको इक्वल है, एंड दिस पावर करंट वोल्टेज। व्हेन इट कम्स टू इंडक्टेंस, इंडक्टेंस में किसको किसको क्या क्या इक्वल है, दिस टू कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने लिख लिया। एंड इंडक्टेंस इज ऑलवेज लैगिंग, यहाँ पे कैपेसिटेंस इज लीडिंग एंड लीडिंग बाय पाई बाय 2, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने जब डायग्राम वगैरह प्लॉट किया तब हमने देखा कि कैसे कौन सी चीज डिराइव हो रही है। एंड कमिंग टू द लास्ट पार्ट दैट इज हमारा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हमने सबसे पहले कैपेसिटर वाला न्यूमेरिकल देखा, क्योंकि रेजिस्टेंस वाला न्यूमेरिकल तो हमने 11 से सॉल्व किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस वाला न्यूमेरिकल है, ये काफी इजी तरीके से आई होप आपको क्लियरली समझ गया हो। Vm इज मैक्सिमम वैल्यू, V इज योर रूट में स्क्वायर वैल्यू। इसको इस तरह सॉल्व किया है, देन प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट दैट इज दिस। सो दिस वन वाज लाइक दिस। जब आपको t इक्वल टू 10 सेकेंड्स बोला जाए तो सिंपल Vm निकाल लो, वोल्टेज का इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बनाने के बाद जो t रहता है ना लास्ट में, जैसे यहाँ पे t है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। और हाँ, और एक चीज याद रखना है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको डिग्री कन्वर्जन करना है। तो प्लीज अगर आपने वो वाले न्यूमेरिकल के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके पहले वो चेक करो, ताकि आपका ये वाला क्लैरिटी एकदम अच्छे से बना रहे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया हो एंड लेक्चर इंटरेस्टिंग भी लगा हो, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स हमें बार बार सॉल्व करने के लिए आने वाले एग्जाम्स में तो एक होमवर्क देना तो ऑब्वियसली बनता है। तो यहाँ पे एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं दे देती हूँ फटाक से। तो होमवर्क का क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं। वोल्टेज दिया हुआ है दैट इज 150 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज की लगाई गई है, एक रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और इंडक्टेंस लग रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडक्टिव कॉइल की बात आ गई दोस्तों। इंडक्टेंस की वैल्यू तो मतलब इंडक्टिव कॉइल तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। एंड राइट द इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट। तो किसका इक्वेशन लिखना है दोस्तों, आपको वोल्टेज का लिखना है और करंट का लिखना है। आंसर का कोई टेंशन नहीं, आंसर मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। जस्ट मेक श्योर जब आप कैलकुलेट करो तो आपका आंसर इससे मैच होना चाहिए। इससे मैच हो गया इसका मतलब दोस्तों आप क्लियर कर दो। एंड जितने हो सकते उतने न्यूमेरिकल्स इस पे सॉल्व कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वाला टॉपिक कंप्लीटली इसी पे बेस्ड है, तो उसको आई होप आप मिस आउट ना करो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, जितना हो सकता है उतना सॉल्व करते जाओ एंड हार नहीं मानना है दोस्तों। यहाँ तक पहुंचे हो तो एकदम बेस्ट पोजिशन पे जाके ही रुकना है, राइट। चलो ठीक है फिर, लेट्स बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।
लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाओ दोस्तों। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज अवेलेबल, हम तुरंत कमेंट सेक्शन में आपका डाउट क्लेरिफाई कर देंगे। टिल देन गुड बाय।